तो बच्चों कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कौन सा सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, यानी कि मतलब ये चैप्टर जो है कंटिन्यू चल रहा है, यानी ये स्टार्ट नहीं है। इसके वीडियोस जो है आपको पहले मिल जाएंगे, इसके पहले के जो आज पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से पहले के। तो आज कौन सा टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ? आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बारे में हम एक चैप्टर पहले, यानी कि थर्ड जो चैप्टर था जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जो कि थर्ड चैप्टर में था। पर फिर भी चूंकि चैप्टर अलग है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मेरे को समझाना पड़ेगा कि एडमिशन के टाइम पे और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे क्या फ़र्क पड़ता है। बस वैसे कोई नहीं, कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ तो मेरे सेंस में कुछ भी फर्क नहीं हो। आए क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो बदल जाती है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पार्टनरशिप एग्रीमेंट बदल जाएगा तो इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये कह रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कहलाती है तो इसके करती है तो इसके असेट्स और इसकी लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है और रीअसेस किया जाता है, यानी असेट्स को रीवैल्यू किया जाता है और लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है। अब देखो, रीअसेस और रीवैल्यू का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर एडमिट हुआ नया तो फर्म के अंदर पहले से असेट्स है, पहले से लायबिलिटीज। अब फर्म के अंदर कोई असेट्स ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान के चलो फर्म के अंदर कोई लैंड है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इस लैंड को कितने पे लिखेंगे? 1 लाख में। जितने में खरीदा था उतने में ही लिखेंगे, जितने में खरीदा था उतने में ही लिखते हैं। बट ये जो 1 लाख का लैंड आप लिखे हुए हो, ये असल में 1 लाख का नहीं होगा, क्योंकि जब आपने खरीदा था इसकी वैल्यू 1 लाख थी। आज इस लैंड की वैल्यू करोड़ों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है। तो मान के चलिए आज इसकी वैल्यू जो है वो 50 लाख है। तो जब नया पार्टनर आएगा, करंट वैल्यू, तो नया पार्टनर जब आएगा तो 50 लाख के अंदर उसका हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही नया पार्टनर आएगा उसके अंदर 50 लाख के अंदर उसका हिस्सा बन जाएगा। तो पुराने पार्टनर कहेंगे नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, नया पार्टनर आते ही हमारे 50 लाख की ज़मीन पर कब्जा कर लेगा ना। हम असेट्स को रीवैल्यू करेंगे आज के डेट, और जितना भी फायदा और नुकसान होगा वो अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको असेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है ताकि पुराने पार्टनर्स को कोई फ़ायदा या नुकसान हो रीवैल्यूएशन से तो वो पुराने पार्टनर्स को मिल सके, और उसका फ़ायदा जो है सीधे सीधे नए पार्टनर को ना मिले। आइए, तो पार्टनर जब असेट्स को रीवैल्यू करेंगे या लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करेंगे तो इनका 2 तरीका है रिकॉर्ड करने का। पहला तरीका तो ये है कि जो भी असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया गया है उनकी नई वैल्यू जो है उसको रिकॉर्ड किया जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दूसरा तरीका यह है कि जो असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया गया है उसकी नए वैल्यू को रिकॉर्ड ना किया जाए। तो यदि आप पुराने वैल्यू को रिकॉर्ड करते और नए वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते, सुन लीजिए मेरी बात, आप पुराने वैल्यू पे ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते, तो फिर ऐसी स्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। और यदि नए वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो ऐसी स्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। नए वैल्यू को रिकॉर्ड करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और नए वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। नए वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, यदि नई वैल्यू को आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और जितना भी फायदा नुकसान होगा रिवैल्यूएशन का वो बांट दिया जाएगा होल रेशियो, ठीक है। जब
आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते तो फिर आप रफली कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट के अंदर कि फ़ायदा और नुकसान कितना हुआ है बिना अकाउंट प्रिपेयर किए, और जो भी लॉस और गेन होगा रिवैल्यूएशन का उसको आप एडजस्ट करेंगे, बांटेंगे नहीं। कैसे? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ठीक है। यदि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है, कब नहीं बनता? जब आप नई वैल्यू रिपोर्ट नहीं करना चाहते, जो पुरानी वैल्यू है उसको ही बुक्स में दिखाना चाहते हैं, तेरी पुरानी वैल्यू है उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहते हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको अकाउंट नहीं बनाना है, पर कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा, जोड़ घटा करके, और फिर उसे आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांट के एडजस्ट कर देंगे। देखो बाकी इसका फॉर्मेट रह गया, तो फॉर्मेट कुछ है नहीं बड़ा। मैं इसे कौन सा एक आध सवाल करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन, जिससे कि आपको सारी बातें जो है समझ में आ जाएगी। कोई बड़ी चीज़ है नहीं वैसे ये। लीजिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। बेटा दो हाँ जी। तो जो हमारे पास एक क्वेश्चन है टी.एस. अग्रवाल की किताब से 2023-24 का एडिशन, और पेज नंबर 4.103 पे इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ। आप मेरे साथ ध्यान से पहले पढ़ेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर दे रखा है, मैं पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ। पास एंट्रीज, अरे एंट्रीज लिखा हुआ है, ठीक है, बताएंगे, दोनों चीज़ बताएंगे, अकाउंट भी बताएंगे, एंट्रीज भी बताएंगे। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि कुछ एंट्रियाँ दे रखी है, उसको पास करनी है, और इन्होंने अकाउंट नहीं बोला है, पर फिर भी मैं आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अकाउंट बनाया जाएगा। क्या कहता है सवाल कहता है पहले पॉइंट में कि मशीनरी भी रिड्यूस 16,000, बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 40,000। तो टू और बाई का थोड़ा सा फर्क आपको देखना पड़ता है कि टू जो हो तो फिर आप का मतलब ये है कि वैल्यू यहाँ तक गिरी है, और बाई का मतलब है कि वैल्यू इतने से गिरी है या इतने से बढ़ा है। तो बाई का मतलब इतने से, अब टू का मतलब इतने तक। ठीक है, तो तक वाले में आपकी करंट वैल्यू और जितने तक गिरी है उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। बाय वाले में आप सिर्फ वही अमाउंट उठा लेते हो जो कि सवाल के अंदर दे रखा है, क्योंकि उतने का ही नुकसान है या फ़ायदा है। तो मशीनरी जो है वो 16,000 रुपये से गिर गई है, बिल्डिंग जो है वो 40,000 रुपये से बढ़ गया है। उसके बाद प्रोविज़न जो है डाउटफुल डेट का 5% क्रिएट करना है, जबकि डेटर्स हमारे पास 80,000 रुपये के। ठीक है, ये भी नुकसान है। प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाई 12,000, और प्रोविज़न जो वारंटी का है वो बढ़ाना है आपको 12,000 से। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 रुपये, इसको रिड्यूस करना है 40% से। ठीक है, फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 रुपये है, इसको रिड्यूस करना है 40% से, और 2 बार इन्होंने छाप दिया, चौथे में भी और 5वें में भी। ठीक है, तो अच्छा रिड्यूस टू 2, एक में 2 है 40%, एक में बाई है 40%। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब सवाल ने कहा कि भाई इसकी सिर्फ जर्नल एंट्री करके दिखाओ, पर मैं आपको जर्नल एंट्री करने का भी बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा। आपको जर्नल एंट्री का रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जर्नल एंट्री रखने की ज़रूरत कब नहीं पड़ती? जब आपको अकाउंट बनाना आता। तो अकाउंट में पहले बना के दिखाऊंगा, आपको पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ मैं एडिशनल वर्क कर रहा हूँ, अकाउंट बनाना, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लीजिए, मैंने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से देखते जाइए बस।
अब एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे और सवाल अपने आप होता जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो साइड है ना, ये नुकसान का साइड है, डेबिट साइड लॉसेस के होते हैं, आपको पहले से पता है। ये वाला जो साइड है ना, ये फायदे के, यानी क्रेडिट साइड फायदे के होते हैं, पहले से पता है। अब सवाल के अंदर हमें ये चेक करना है कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। ये बिल्कुल याद नहीं रखना असेट्स बढ़ेगा डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज घटेगा क्रेडिट करेंगे, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी याद नहीं रख। तो सिर्फ सिंपल लॉजिक लगाना है कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। आपने सिंपल लॉजिक लगा लिया कि फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, तो फिर अकाउंट अपने आप बन जाएगा। मैंने फ़ायदे और नुकसान के साइड लिख दिए हैं। फ़ायदा होगा तो क्रेडिट में और नुकसान होगा तो डेबिट में, आप लिख देंगे, कहानी ही ख़त्म। पहला पॉइंट कहता है मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000। मशीनरी जो है इसको रिड्यूस करना है बाय 16,000, 16,000 से नुकसान हो गया। तो 16,000 से यदि मेरा नुकसान हो गया तो यहां लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? 16,000 से नुकसान हो गया। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 40,000 से, ये फायदा है भाई, बिल्डिंग बढ़ गया मतलब फायदा है। क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 40,000 से, फायदे की साइड। नुकसान की साइड देखते हैं आपको कहाँ लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% से, जबकि डेटर से हमारे पास 80,000। तो 80,000 के डेटर का 5% यदि आप निकालेंगे तो 4,000 बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नुकसान है 4,000। और कुछ आगे लिखा है कि प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। वारंटी क्लेम्स का मतलब होता है कि हमने लोगों को वारंटी दे रखी है, हमारी कंपनी जो है प्रोडक्ट बेचते होंगे हम, तो हमने वारंटी दे रखी है, तो उसके क्लेम्स वगैरह मिल सकते हैं कि भाई हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा ये नुकसान हो गया, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना के चलते हैं, ठीक है। तो वारंटी क्लेम्स के लिए कितना नुकसान है, कितना बनाना है आपको? 12,000 रुपये का, ये भी नुकसान हो। फिर प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स देख लो, सवाल ने कहा जनरल एंट्री करवाओ, पर मैं करवा रहा हूँ अकाउंट। कितने का नुकसान? 12,000 का नुकसान। अब सवाल कहता है कि अगला पॉइंट, फर्नीचर जिसकी वैल्यू 50,000 है उसको 40% से गिराना है, तो इतना ही गिराना है 40%। 40% यदि मैं 50,000 का लगाऊं तो 20,000 रुपये बनेगा, ये नुकसान हो गया। क्या लिखेंगे? फर्नीचर 20,000 का नुकसान। अगला पॉइंट कहता है कि 50,000 का वैल्यू है, 40% तक गिराना है। तक गिराने का मतलब कि नुकसान कितना हो गया? 60% का। मैं बात समझ में? आपका 50,000 का है, इसको गिराना है, कितने से गिराना है? 40% से नहीं गिराना है, 40% तक ले जा रहा है। तो कितना गिराना पड़ेगा? 60%, ठीक है। तो एक होगा तक ले जाना यानी 2, और एक होता है बाय। यदि बाय है तो इसका मतलब 40% से गिरा रहा है, और 2 है तो इसका मतलब 40% तक गिराना है, ठीक है। तो 40% 2 या फिर 60% बाय बराबर है। 40% बाय होता तो 60% 2 आता दीजिए। तो मेरा नुकसान कितना है? 60% का। 60% का नुकसान है ना? हाँ नुकसान 60% का नुकसान है। तो फर्नीचर में फिर से मैं लिख दूंगा 30। बात आई समझिए? लीजिए, अब ये सवाल हो गया कंप्लीट। आपको क्या करना है? दोनों साइड टोटल करना है, जोड़ घटा करके देखना है कि फ़ायदा हो रहा है ओवरऑल
या फिर नुकसान। इस साइड 40 ही है, इस साइड 30, 20, 50, 54 या फिर 62, 62 4 66 और 66 और 16 82, 82,000। 82,000 इसमें से घटा दीजिए तो बचेगा 42,000। ये होगा आपका लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किस किस के अकाउंट में ट्रांसफर होगा? जो भी पार्टनर होंगे ए बी सी, जो भी रेशो होगा ओल्ड रेशो। ठीक है, सवाल में हमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि कौन सा पार्टनर है और कैसे ट्रांसफर करना है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। अब बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। देख, सवाल ने अकाउंट नहीं पूछा था, सवाल ने बोल रहा था कि जनरल एंट्री बना के दिखाओ। फिर अकाउंट क्यों बनाया? अकाउंट समझाने के लिए बनाया कि जनरल एंट्री, यदि आपके दिमाग में अकाउंट याद होगा कि किस प्रकार से बनता है तो जनरल एंट्री के लिए रटना नहीं पड़ेगा। आइए पहली बात करते हैं कि सबसे पहला मैंने क्या लिखा था, टू मशीनरी। मशीनरी नुकसान हुआ था, आपको नुकसान हुआ था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है आपने, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी revaluation account debit to machinery being value of machinery reduced by 16,000। हो गया जनरल एंट्री। अच्छा, फिर क्या लिखा था मैंने? बिल्डिंग। बिल्डिंग का लिखा हुआ क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिखने का मतलब कि बिल्डिंग क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका? रिवैल्यूएशन, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखा है ना तो क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन। ऊपर वाले में तो डेबिट किया था भाई, रिवैल्यूएशन डेबिट में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा था, इस वजह से रिवैल्यूएशन डेबिट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। पहले क्रेडिट लिख रहे हैं टू, नहीं मैं पहले क्रेडिट नहीं लिख रहा हूँ, टू डेबिट लिखूंगा पहले। डेबिट किसे कहा जाएगा? डेबिट किया जाएगा उस चीज़ को जो आपने लिखा है, तो डेबिट किया जाएगा 40,000 रुपये से बिल्डिंग। तो जनरल एंट्री बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है या फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। दूसरी चीज़ अपने आप उसके अगेंस्ट हो जाएगी, यानी डेबिट या फिर क्रेडिट। जैसे मैंने यहाँ चेक किया रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो मशीनरी क्रेडिट कर दिया, यहाँ चेक किया कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट बिल्डिंग डेबिट कर दिया। उसके उल्टा being value of building appreciated as you were living money by 40,000। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन करिए ना अपने आप याद हो जाएगा। आप सुनना मेरी बात। फिर क्या किया हमने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाला। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ लिखा है? डेबिट है। किसके डेबिट में? रिवैल्यूएशन के। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? वो चीज जो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से? 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। अगली एंट्री, चौथी एंट्री मैंने क्या लिखा था? फर्नीचर, सॉरी प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी था, तो इसकी भी वही एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये से टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। then you can hit and do it. You look at it out and head on because being provision for warranty claims. you go now and they Created. चलिए अगला पॉइंट, फर्नीचर। फर्नीचर का भी नुकसान हो गया तो फिर एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट।
Yeah, I'm saying the thing. You eat to your back. 2 furniture, I can hold on. 20,000. Being furniture revalued. भाई देखो, नरेशन जो है आप किताब से भी देख सकते हो, तो इसलिए नरेशन पे मत जाना. 6वां पॉइंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट. And you just steal. You need to go off on your two academy. 2 furniture account, The kind of the castings that's go upon this. And they under and then it's on. You know it. And yeah, him. being furniture revalued. आप सुन लीजिए, मैंने जितनी एंट्रियाँ यहाँ लिखी है उन सबको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब जनरल एंट्री बना दी उन सब की. एक चीज़ रह गया था, ये लॉस वाला, ऐसी जनरल एंट्री नहीं बनाई थी. तो ये कहाँ लिखा हुआ है? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ये लिखा हुआ है, तो इसकी जनरल एंट्री जब बनेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. You see them, I think. Yeah, now well, they know him. और डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. मैं तीनों पार्टनर को ओल्ड पार्टनर मान रहा हूँ इसलिए, और ये तीनों ओल्ड रेशो में डेबिट. जो भी बनेगा आपका 42,000 रुपये, ये इन तीनों में बट जाएगा. मेरे पास रेशो नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया. बीइंग लॉस ऑन revaluation distribute. Yeah, or at least the mayor of course. On these about you. ठीक है, तो उम्मीद है ये जितनी बातें आपको बताई गई है वो सारा समझ में आया होगा. आप क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और खाली ना बैठिए. समय जो है वो धीरे धीरे निकलता जाता है, और जब समय निकलता जाता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ बर्डन कि यार मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा. फिर पता है क्या, फिर आप कुछ नहीं पढ़ पाते करते हैं. तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है पढ़ाई के अंदर. आप कंसिस्टेंट बनेंगे पढ़ाई में, आप थोड़ा ही सही. ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटा लगे पढ़े हैं जी मेरे को तो 12th क्लास में 100% लाना है. तो मैं बता दूँ 100% लाने वाले लोग बहुत सारे, 99%, 95% लाने वाले भी लोग बहुत सारे. मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जितनी देर भी पढ़ो आप अच्छे से करें. ठीक है, और समय कम है तो आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए. ऐसा नहीं पूरा दिन भर ना पढ़िए, जितना आपके बस की है उतना पढ़िए, ज़बरदस्ती ना करिए. ठीक है, वरना जो भी समझ में आता है वो सारा चाहे. हाँ, लोग कह रहे हैं, मैंने सुना है ना, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में मैंने देखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ो. भाई क्या पढ़ो? 99% वाला भी CUET दे रहा है और 45% वाला भी CUET दे रहा है. 45% वाले का यदि रैंक आ गया तो 99% वाले का एडमिशन नहीं होगा. तो आप कॉन्सेप्चुअली पढ़े, चीज़ें समझ के पढ़े, इसलिए पढ़े कि चीज़ें याद रहे, कॉन्सेप्ट समझ में आए. इसलिए मत पढ़े कि 99% 12th में आए या 100% 12th में आए. इसलिए तो बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई. अब पहले था जब कॉलेजेस में एडमिशन के लिए परसेंटेज देखे जाते थे, अब नहीं है. तो अब आप कॉन्सेप्ट के लिए पढ़े, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि बच्चा कॉन्सेप्ट के लिए पढ़े, मार्क्स के लिए ना पढ़े. इसलिए पढ़े कि बच्चा आगे फ्यूचर में कुछ कर पाए. इसलिए ना पढ़े कि बस वो मार्क्स लाने के लिए रटता जाए और मार्क्स ले आए. तो ऐसे बच्चे जो मार्क्स लाने के लिए रटते जाते मार्क्स ले आते हैं, उनके फ्यूचर में कई बार देखा गया कि वो 12वीं के बाद या 12th पास करने के बाद वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ वो करने की कोशिश करते पर वहाँ असफल हो जाते, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है.
ध्यान दिया ही नहीं उन्होंने। वो तो रटने में लगे हुए थे, 99% लाने में लगे हुए थे, वो तो 100% लाने में लगे हुए थे। तो वैसा ना करो, पढ़ो, जितना पढ़ो ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। उम्मीद है वीडियो जो है वो आपको समझ में आया होगा और चीज़ें जो है आसानी से समझाई गई है। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।